और चलिए नमस्ते भारत में अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चक्रवाती तूफान ताउते कल रात गुजरात के तट से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ने लगा है। कल रात करीब 10:30 बजे तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 2 घंटे बाद ये दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तट से टकराया और फिर इसके कमजोर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि अब भी हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है, खतरा अभी भी बना हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ताउते चक्रवात से जुड़ी जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तट से टकराया तूफान। हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी खतरा अभी भी बरकरार है। चक्रवाती तूफान ताउते के कमजोर पड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। गुजरात पहुंचने के बाद कमजोर पड़ने लगा ताउते तूफान। तो गुजरात में अब ताउते तूफान पहुंच चुका है और हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा बनी हुई है, यानी कि खतरा अभी टला नहीं है। तो अगर आप गुजरात में रहते हैं या आपके कोई जानने वाले रहते हैं तो इस बात को आप समझ लीजिए कि खतरा अभी टला नहीं है, अभी इसमें वक्त है। खतरे को खत्म होने में, टलने में अभी वक्त है, तो इसीलिए सावधान रहने की जरूरत बनी हुई है। महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात पहुंचा लैंडफॉल आज हुआ गुजरात में। तो देखिए आपके सामने हम 3 तस्वीरें रख रहे हैं, कच्छ, गांधीनगर और सोमनाथ। गुजरात के अलग अलग इलाकों का क्या है हाल, ये आपके सामने देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। जो तटीय इलाकों में रहने वाले लोग हैं, कोस्टल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, उनको पहले ही वहां से हटा दिया गया है एहतियातन, ताकि किसी भी तरीके के जान माल का नुकसान न उठाना पड़े। कच्छ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां पर कल जो तस्वीरें आई थी उसमें देखा गया था कि मछुआरों को हटाया गया था, मछुआरों का रेस्क्यू किया गया था। उसके अलावा गांधीनगर में तेज बारिश की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं और सोमनाथ में भी यही तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, जहां पर भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश देखने को मिल रही है। कई जगह पेड़ उखड़ने की तस्वीरें सामने आई हैं, कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जिलों में तेज हवा और बारिश चल रही है और ये दौड़ लगातार जारी है। कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि जब वो गुजरात के तट से टकराया तो ताउते कुछ कमजोर पड़ने लगा, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। कई जिलों में तेज हवा और बारिश का दौर अब भी जारी है। कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी उखड़ गए हैं। तो देखिए अलग अलग तस्वीरें दिखाने का मकसद केवल है कि आप जान सकें कि ग्राउंड रियलिटी आखिरकार है क्या। ताउते तूफान की वजह से सौराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। एहतियात के तौर पर गुजरात के 18 जिलों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया था। आज तूफान से होने वाले नुकसान और हालात से निपटने के लिए सेना को भी तैनात कर दिया गया है। सेना की 180 टीम मदद के लिए तैयार है। साथ ही नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 44 टीमें गुजरात में राहत बचाव के लिए लगाई गई हैं। चक्रवाती तूफान का राजस्थान पर भी असर पड़ेगा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों को बिजली, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के इंतजाम के आदेश दे दिए गए हैं। तो ये हम आपके सामने जरूरी जानकारी रख रहे हैं। आईएनएस तलवार, आईएनएस तरकश, आईएनएस तबर मदद के लिए तैनात किए गए हैं। खासतौर पर तूफान की वजह से 2 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। आपको बता रहे हैं वो आंकड़ा भी आपके सामने रख दिया गया कि कितने लोगों को तटीय इलाकों से हटाकर अलग जगहों पर पहुंचाया गया है, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पोरबंदर में 25,000, द्वारका से 12,000 लोगों को हटाया गया है। ये जरूरी जानकारी आपके सामने। अमरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर भी तूफान का प्रभाव देखने को मिला है, तो 19,000 से ज्यादा लोगों को यहाँ से हटाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। ताउते कुछ कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सुरक्षित ठिकानों पर कितने लोगों को ले जाया गया है, यह हम आपके सामने रख दें जानकारी। गुजरात के 18 जिलों में हलचल देखने को मिल रही है ताउते के कारण। तो कुछ कमजोर जरूर पड़ा है ताउते, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। देखिए कुछ इसी तरीके की तस्वीरें गुजरात के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिलों से सामने आ रही है, जहां पर तेज हवाएं भी चल रही हैं और बारिश का दौर भी जारी है। तो देखिए चक्रवाती तूफान का असर, जानकारी के मुताबिक राजस्थान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। राजस्थान के कई जिलों में इसको लेकर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आधा दर्जन से ज्यादा जिले जो है राजस्थान के, उनको बिजली, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के इंतजाम के लिए आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। तो हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई, जैसे कर्नाटक के बाद गोवा पहुंचा, गोवा के बाद महाराष्ट्र पहुंचा, उसके बाद कल रात गुजरात में लैंडफॉल हुआ और उसके बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आई वो आपके टीवी स्क्रीन पर।
गुजरात में ताउते तूफान की एंट्री। एक 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया तूफान। गुजरात के 18 जिलों में तूफान का असर। गुजरात के कई जिलों में तेज बारिश। ताउते तूफान से कई जगहों पर पेड़ गिरे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 54 टीम तैनात। तूफान से निपटने के लिए सेना भी मुस्तैद। ताउते आया, तबाही लाया। ताउते तूफान की पल पल की अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर। और चलिए आईएमडी की वेबसाइट अब आपको दिखाते हैं। मौसम विभाग की वेबसाइट पर क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स हैं ताउते तूफान से जुड़े हुए, क्योंकि देखिए सबकी नजरें इस वक्त बनी हुई हैं गुजरात में। अगर सीएम की बात की जाए, विजय रूपाणी भी हालात पर नजर बनाए रखे हुए हैं। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की, किस तरह की तैयारियां हैं ताउते से निपटने की, उनका जायजा लिया। और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयानक भयावह स्थिति वहां पर बनी हुई थी और अभी भी ये खतरा टला नहीं है। हालांकि तबाही मचाने का अंदेशा जताया जा रहा है। गुजरात में तबाही ताउते मचा सकता है क्योंकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हवाएं आप देखिए, इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या यहाँ मंजर होगा। लोग इस वक्त दहशत में जीने को मजबूर हैं क्योंकि देखिए हालांकि तैयारियां पूरी हैं, लोग घरों में महफूज हैं, लेकिन बाहर जो स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी खतरनाक है। खतरा अभी टला नहीं है। तेज़ बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तेज़ गति से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसके ऊपर की रफ्तार से यहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो खतरा अभी भी बरकरार है। तो नमस्ते भारत में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। चक्रवाती तूफान ताउते कल रात गुजरात के तट से टकराने के बाद अब कमजोर पड़ने लगा है। कल रात करीब 10:30 बजे तूफान के लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हुई और करीब 2 घंटे बाद ये दूर से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में तट से टकराया और फिर इसके कमजोर पड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हालांकि अब भी हवा की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा बताई जा रही, यानी खतरा अब भी बरकरार है। ऐसे में आपको अभी भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो तट से टकराने के बाद कुछ हद तक कमजोर जरूर पड़ा है ताउते, लेकिन अभी भी हवाओं का जो रुख है वो बता रहा है कि बहुत ज्यादा है। ये देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि लैंडफॉल के वक्त किस तरीके की स्थिति गुजरात में थी। तेज हवाएं, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है और ये सिलसिला अब भी लगातार जारी है। ऐसे में आप घरों के अंदर ही रहें। अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें आई हैं वो बता रही हैं कि कुछ हद तक नुकसान भी हुआ है। कई जगह बिजली के खंभे उखड़ गए हैं, कई जगह पर पेड़ भी गिरे हैं। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सौराष्ट्र, गांधीनगर और सोमनाथ की। और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ताउते तबाही मचा रहा है गुजरात में। और ऐसा भी माना जा रहा है कि पिछले 23 सालों में टकराने वाला सबसे विनाशकारी चक्रवात है ये गुजरात में, जो कि केंद्र शासित दीव और भावनगर जिले के महुआ शहर के बीच कहीं टकराया। हालांकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उसके बावजूद खतरा अभी बरकरार है। और हमारे सहयोगी रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। रौनक, माना जा रहा था कि बीती रात गुजरात के लिए काफी कठिन होगी क्योंकि गुजरात में तबाही मचाने के लिए ताउते आ रहा था। फिलहाल क्या अपडेट, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वहाँ? देखिए, रात तो काफी कठिन रही है क्योंकि 5 ऐसे जिले हैं जो तूफान से प्रभावित हुए हैं। कम से कम 1000 से अधिक जगहों पर पेड़ गिरे हैं, साथ में ही कई बिजली के खंभे गिरे और इन 6 जिलों के अधिकांश इलाकों में बिजली रीइंस्टॉल नहीं हो पाई। हालांकि पहले से प्लानिंग किया गया था अस्पतालों में, तो उसको चल के अस्पतालों में कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन कई सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है। कई सड़कों के संपर्क टूट चुके हैं क्योंकि पेड़ गिरे हुए हैं। सुबह में जैसे जब दिन आगे बढ़ रहा है तब पता चलने लगा है कि उसकी भयावहता कितनी थी, क्योंकि रात को तो कोई भी बाहर तक नहीं निकल पाया क्योंकि तेज हवा चल रही थी। कम से कम
150 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवा चल रही थी। अब तूफान जो है धीरे धीरे या गिर सोमनाथ और वेरावल से आगे बढ़ता बढ़ता अमरेली से होता होता अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट की ओर आता जा रहा है और धीरे धीरे तबाही की तस्वीरें भी आने लगी है। अभी भी खतरा नहीं टला है, नुकसानी का मंजर जो है अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। अपने दर्शकों तक हम ये जानकारी रौनक लगातार पहुंचा भी रहे हैं कि कई सारे जिले हैं जो प्रभावित है, कई सारे इलाकों से तस्वीरें जो आ रही हैं वो अभी भी डरा रही हैं। जो आप कह रहे हैं कि 5 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं, वो कौन से हैं रौनक, जहां से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, दीव जो है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद में गिर सोमनाथ जिला यानी कि वेरावल और ऊना जहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या है, उसके बाद में अमरेली जिला पड़ता है। अमरेली में काफी बड़े पैमाने पर तबाही है। अमरेली के बाद जूनागढ़ में खास करके वहाँ आम की फसलें वो चौपट हो चुकी है और आसपास के जाफराबाद समेत के जो इलाके हैं वहाँ काफी तबाही देखने को मिली है। कुल 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर रात भर बारिश हुई। हालांकि अहमदाबाद में भी बारिश हुई और अहमदाबाद में धीरे धीरे जो बारिश है वो तेज होती जा रही है। जी रौनक, बहुत शुक्रिया आपका। आप हालात पर नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। तो रौनक ने बताया कि किस तरह से स्थिति वहां पर भयावह बनी हुई है और अब ग्राफिक्स के जरिए कुछ और जानकारी आपको दे देते हैं। प्रतिमा के पास चलते हैं, टच स्क्रीन के जरिए वो ज्यादा जानकारी दे रही है। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मल्लिका आपका। देखिए, मकसद हमारा ये है कि टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों तक रख दें सारी जानकारी। तो ताउते की तबाही से बचने के लिए तैयारियां क्या है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, गुजरात पहुंच चुका है ताउते तूफान, इसको लेकर जो अहम जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले गुजरात में देखिए, पॉइंट वाइज हम आपके सामने रख दें। रात 10:30 बजे इस ताउते तूफान की लैंडफॉल की शुरुआत हुई, यानी इसने असर दिखाने की शुरुआत की रात 10:30 बजे। दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये टकराया। ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम। इसके बाद हवा की रफ्तार जिस दौरान लैंडफॉल हुआ 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इसके अलावा अहम जानकारी, सौराष्ट्र और दीव में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और असर कैसा हुआ, किस तरीके का हुआ, देखिए भारी से भारी बारिश यहां पर देखने को मिली उस वक्त जब लैंडफॉल हुआ। और भी कई सारी अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख देते हैं। ताउते ने तेज की हवा की रफ्तार, तो जिस दौरान लैंडफॉल की शुरुआत हुई, जिस दौरान लैंडफॉल हुआ, उस दौरान हवा की रफ्तार किस तरीके थी ये भी हम आपको पॉइंट वाइज समझा देते हैं। वो कौन कौन से इलाके थे जहां पर इसका असर देखने को मिला। अमरेली की अगर हम बात करें तो अमरेली में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। भावनगर में भी हवा की रफ्तार यही थी, जूनागढ़ में भी हवा की रफ्तार यही थी। सोमनाथ की बात करें तो 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी यहां पर भी हवा की रफ्तार यही थी। भरूच में 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जिस वक्त लैंडफॉल की शुरुआत हुई। आणंद में भी 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही। दक्षिण अहमदाबाद में भी यही थी हवा की स्पीड। और अगर हम बात करें द्वारका की तो यहां पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही हवा की। बात जामनगर की करें, यहां पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। पोरबंदर की बात करें तो हवा की रफ्तार यहां पर भी यही थी। राजकोट में भी हवा की रफ्तार यही थी, यानी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मोरबी में भी इसी तरीके का असर इस लैंडफॉल का हुआ, हवाएं इसी स्पीड से चली। और खेड़ा की बात करें तो यहां पर भी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तो देखिए, अब ताउते पर सेना ने किस तरीके की तैयारी की है। सेना भी तैयार है ताकि किसी तरीके की तबाही देखने को ना मिले। तो जबकि देखिए, लैंडफॉल को लेकर जो भी तैयारियां आपके सामने हम पॉइंट वाइज रख रहे हैं। नंबर 1, सेना की 180 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात है ताकि किसी तरीके की जानमाल का नुकसान ना हो सके। इसके अलावा सेना की टीम में इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल की गई है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटा जा सके। सौराष्ट्र, जूनागढ़ और दीव में सेना की तैनाती की गई है। ये तमाम तटीय इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहेंगे सेना के तमाम आला अधिकारी। और इसको लेकर जो तैयारियां हैं उसमें नौसेना के 3 युद्धपोत समंदर में मदद के लिए तैयार हैं। कौन से हैं वो 3 युद्धपोत? देखिए, INS तलवार, INS तरकश, INS तबर इस दौरान मदद के लिए जुटे रहेंगे। इसके अलावा नौसेना की 11 नेवल डाइविंग टीम भी तैनात की गई है। डाइविंग टीम यानी तैराक टीम। 12 फ्लड रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में तैनात रहेंगी इस दौरान हर तरह के हालात से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर सेना की तैयारियां हमने बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रख दी। मकसद मलिका केवल इतना है कि जो दर्शक गुजरात में रह रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उनके सामने पूरा खाका ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू मलिका।
शुक्रिया प्रतिमा। ये अहम जानकारी दर्शकों तक हम इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ जाएं कि कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और हम कितने तैयार हैं ताउते तूफान से निपटने के लिए। ताउते तूफान की वजह से सौराष्ट्र में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। एहतियात के तौर पर गुजरात के 18 जिलों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया था। आज तूफान से होने वाले नुकसान और हालात से निपटने के लिए सेना को भी तैनात कर दिया गया है। सेना की 180 टीम मदद के लिए तैयार है। साथ ही नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 44 टीमें गुजरात में राहत बचाव के लिए काम कर रही हैं। चक्रवाती तूफान का राजस्थान पर भी असर पड़ेगा। राजस्थान के कई जिलों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों को बिजली, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं के इंतजाम के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो गुजरात में देखिए अभी भी सावधानी बरतने वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है और कई जिले, जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी आपको बताया, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कई गांव में बिजली कट गई है, लोगों का संपर्क टूट गया है, लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन राजस्थान भी ताउते के प्रकोप से बचेगा नहीं। राजस्थान में भी ताउते का असर देखने को मिलेगा और जानकारी साथ साथ आपको हम टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि देखिए भावनगर में 28,334 लोगों को प्रभावित इलाकों से निकाला गया है। तो एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सेना भी तैयार है, एसडीआरएफ की टीमें तैनात है और सबकी नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी गुजरात की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। ताउते की मूवमेंट पर पल पल की नजर वो रखे हुए हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें तैयारियों पर चर्चा हुई, जायजा लिया गया कि किस तरह से ताउते से होने वाले नुकसान से निपटा जाएगा। तो तमाम तरह के कदम उठा लिए गए हैं, तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो गई है, असर कम हो रहा है गुजरात में, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है, क्योंकि तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। ऊना में तेज बारिश हो रही है, अमरेली में पेड़ गिरे हैं और तस्वीरें आप देखिए, भयानक ये तस्वीरें। ताउते तबाही मचा रहा है गुजरात में। बीती रात बहुत मुश्किल रही गुजरात वालों के लिए, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और सावधान रहने की बहुत जरूरत है। तो देखिए, हम आपके सामने अलग अलग तस्वीरें इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके के हालात ताउते तूफान के कारण पैदा हुए, उससे निपटने की हमारी तैयारियां ग्राउंड पर क्या हैं। तो देखिए, गुजरात में आज दस्तक से पहले कल मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ताउते तूफान ने तबाही मचाई है। मुंबई से मौसम को लेकर बड़ी खबर भी आ रही है। मुंबई में कल दिन भर मौसम की मार के बाद रात भर बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में रात भर बारिश होती रही, बारिश के साथ बिजली कड़क रही है और काले बादल छाए हुए हैं। मुंबई में 500 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। ये असर हुआ है ताउते तूफान का, जहां से कल होकर गुजरा है और अब पहुंच चुका है गुजरात की तरफ ये तूफान। लेकिन मुंबई में किस तरीके की तस्वीरें दिखी, ये आप देख सकते हैं। रात भर यहां पर तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, तेज हवाओं के साथ मुंबई में बारिश होती रही। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने बताया कि कैसी तबाही मचाई ताउते ने। हम लोग फिलहाल गेटवे ऑफ इंडिया इस इलाके में खड़े हैं और समुंदर की जो लहरें हैं वो कितनी ऊंची उठ रही हैं। देख सकते हैं माटुंगा और सायन पुलिस स्टेशन की तस्वीर है ये, और यहाँ अक्सर बारिश में जल जमाव की स्थिति निर्माण होती है। माया नगरी पहले से ही कोरोना से करा रही है और अब सिर पर ये नई मुसीबत आ गई। बारिश से तो मुंबई का 36 का आंकड़ा पुराना है, लेकिन इस बार बारिश तूफान के साथ आई और अपने साथ लाई तबाही। इस तबाही का नाम है ताउते, वो चक्रवाती तूफान जो अरब सागर में उठा और पहले दक्षिण भारत से टकराया और फिर इसने अपना कहर महाराष्ट्र के कई इलाकों में दिखाया। समंदर में उठती ये ऊंची ऊंची लहरें और शहर में घुसता इनका पानी ही कोहराम मचाने के लिए काफी नहीं था, जो तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी। नतीजा ये हुआ कि मुंबई के कई इलाके पानी में डूबे डूबे नजर आए। ये तस्वीर है मुंबई के अंधेरी सबवे की,
जरा इस सबवे को देखिए, ऐसा लगता है कि कोई नहर हो या नदी हो। गेटवे ऑफ इंडिया के नजदीक खड़े हैं, पर यहाँ पे अगर आपने देखा तो समुद्र का पानी है वो भी रास्तों पर आ चुका है। अंधेरी, जोगेश्वरी, हिंद माता, जुहू, गोरेगांव जैसे कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया। ये जो आप देख रहे हैं ये अमिताभ बच्चन का प्रतीक्षा बंगला है और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से प्रतीक्षा बंगले में भी पानी घुस चुका है। अजय देवगन के बंगले के बाहर आप लोग देख सकते हैं कि चारों ओर अजय देवगन के बंगले के बाहर किस तरह से पानी भरा हुआ है। बारिश के मौसम में मुंबई की ऐसी तस्वीरें तो आम हैं, लेकिन असल परेशानी हुई तेज हवाओं से। हवा की रफ्तार कितनी तेज रही होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कई जगह पेड़ जड़ से उखड़कर जमीन पर आ गिरे। पेड़ गिरने से रास्ते रुक गए, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हम इस वक्त मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में हैं। जोगेश्वरी इलाके में 4:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ जब ये पेड़ सड़क के किनारे ये जड़ से उखड़ गया। आप देख सकते हैं ये बड़ा पेड़ था, काफी पुराना पेड़ था और मजबूत पेड़ माना जाता था, पर देखिए जो साइक्लोन है उसका कहर किस प्रकार से बरपा है कि ये पेड़ जड़ से उखड़ गया। डोंबिवली स्टेशन के करीब तो एक पेड़ बिजली के तारों पर ही गिर गया। हालांकि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। समंदर में उठती बड़ी बड़ी लहरों के चलते मछुआरों की 300 नावों को नुकसान हुआ है। 28 साल पहले 1992 में तूफान आया था। उसके बाद गए साल जो तूफान आया था निसर्ग, उससे ही बहुत डेंजर इस बार तूफान आया है। यूं तो कोरोना के चलते मुंबई में ब्रेक द चेन के चलते आवाजाही ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त नजर आई। तूफान के चलते मोनोरेल सर्विस को बंद करना पड़ा। मुंबई एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। कई फ्लाइट्स को दूसरी जगह डाइवर्ट किया गया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो तूफान के लिए पहले से ही अलर्ट मोड पर है। महाराष्ट्र सरकार पिछले 3 दिनों से सतर्क है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट 24 घंटे काम कर रहा है। सारे जिलों को सतर्क रहने का आदेश दिया गया। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मुंबई में एनडीआरएफ की 5 टुकड़ियों को तैनात किया गया था। ताउते तूफान मुंबई के लिए नई मुसीबत बन गया है। ऐसे वक्त में जब अस्पताल में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी है, तूफान इसमें रुकावट बन सकता है। हालांकि मरीजों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। लेकिन तूफान अब और तबाही न मचाए, मुंबई के लोग बस यही प्रार्थना कर रहे हैं। As a citizen of India, I always believe in the jurisdiction of India, jurisdiction of the court. However, today what I saw that the bail was granted and then 3 hours they were illegally detained and somehow CBI knew that the bail will be cancelled, but of course we did not know. सीबीआई ने सोमवार को मंत्री फरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रत बनर्जी, विधायक मदन मित्रा को गिरफ्तार किया था। नारदा न्यूज पोर्टल के स्टिंग में ये नेता एक कंपनी को लाभ पहुंचाने के एवज में उनसे पैसे लेते हुए कैद हुए थे। 2016 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सार्वजनिक हुए इन टेपों से सियासी भूचाल आ गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। 7 मई 2021 को सीबीआई ने इस मामले में चारों नेताओं पर केस चलाने की राज्यपाल से इजाजत ली थी। सीबीआई ने इस मामले में टीएमसी के चारों नेताओं को सोमवार सुबह गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सीबीआई दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन टीएमसी कार्यकर्ताओं पर काबू पाते ही सीएम ममता बनर्जी खुद सीबीआई दफ्तर पहुंच गई और टीएमसी के गिरफ्तार नेताओं की रिहाई की मांग की। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 6 घंटे चला। उसके बाद ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर से वापस लौट गई। लेकिन इतना तो तय है कि ममता इस मामले पर चुप बैठने वाली नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि मोदी सरकार बंगाल में हुई हार का बदला इस तरह से ले रही है।
तो देखिए, नमस्ते भारत में हर तरह की खबरें हम आपके सामने लेकर आते हैं ताकि आप न्यूज़फुल भी रहें, यूजफुल भी रहें। गांव में तेजी से फैलते कोरोना के चलते स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब शहरों के ग्रामीण इलाके, कस्बे, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के लिए गाइडलाइन जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी पर जोर दिया गया है। इसके लिए आशा वर्कर्स और विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी की मदद से निगरानी की जाएगी। कोरोना के संदिग्ध मरीजों की रैपिड एंटीजन या RT-PCR के जरिए टेस्टिंग की जाए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की मदद से लक्षण वाले मरीजों को टेली कंसल्टेशन मुहैया कराया जाए। लो सैचुरेशन वाले मरीजों को इलाज के लिए हेल्थ केयर सेंटर भेजा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन से सैचुरेशन को आंकने के लिए प्लस ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आइसोलेशन और क्वारंटीन में मरीजों को होम आइसोलेशन किट मुहैया कराई जाए। फॉलोअप के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स, वॉलेंटियर, शिक्षक घर घर जाएं। होम आइसोलेशन में मरीज को अगर सांस में तकलीफ हो, ऑक्सीजन 94 डिग्री से नीचे हो, सीने में दर्द हो तो ऐसे लोग डॉक्टर से संपर्क करें। ऑक्सीजन सैचुरेशन 94% से नीचे हो तो ऑक्सीजन बेड दिया जाए। ग्रामीण इलाकों में कोविड केयर सेंटर में माइल्ड और बिना लक्षण वाले मरीजों का इलाज हो। मॉडरेट और सीवियर केस वाले मरीजों के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में इलाज की जरूरत होगी। इसके अलावा होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों का 10 दिन में आइसोलेशन खत्म हो जाएगा और बिना लक्षण वाले मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव हो और लगातार 3 दिन बुखार न हो तो 10 दिन में आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और गोवा में तबाही से मचाने के बाद देर रात गुजरात के तट से टकराया चक्रवाती तूफान ताउते। 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। सोमनाथ से तूफान की डराने वाली तस्वीरें आई। गुजरात के 20 से ज्यादा जिलों के इलाके तूफान की जद में। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप होने की खबर, कई पेड़ उखड़े। गुजरात के तट से टकराने के बाद सौराष्ट्र की तरफ बढ़ा तूफान ताउते। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान अब कमजोर होता जा रहा है, लेकिन नुकसान कितना होगा ये तूफान के पूरी तरह गुजर जाने के बाद ही पता चलेगा। सेना ने गुजरात में तूफान के दौरान बचाव और राहत कामों के लिए अपनी 180 टीमों को तैनात किया। सौराष्ट्र और जूनागढ़ के अलावा केंद्र शासित प्रदेश दीव में जवान तैनात। तूफान ताउते से बचाने के लिए गुजरात में 2 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 50 से ज्यादा टीमों ने मोर्चा संभाला। ताउते तूफान की वजह से आज भी पूरे गुजरात में कोरोना का टीकाकरण अभियान बंद रहेगा। मुंबई में तूफान की वजह से 3 दिन टीकाकरण बंद रहा। ताउते तूफान के गुजरात के बाद राजस्थान में प्रवेश को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में हाई अलर्ट। जालौर जिले से तूफान के दाखिल होने का अनुमान। करीब 10 जिलों में कलेक्टरों को आपातकालीन इंतजाम रखने के आदेश दिए गए। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के जोधपुर और उदयपुर संभाग में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा समेत कई जिलों में एनडीआरएफ की टीमें तैनात। डूंगरपुर में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह। महाराष्ट्र में ताउते तूफान ने मचाई बड़ी तबाही। 6 लोगों की मौत। तूफान की वजह से 2500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। करीब 12000 से ज्यादा लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। मुंबई में ताउते तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। जगह जगह पानी भरा। कई इलाकों में पेड़ और खंभे गिरे। सुबह 11 से रात 10 बजे तक बंद रहा मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई में तूफान के दौरान बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद किया गया। मोनोरेल सेवा भी दिन भर के लिए बंद रही। अंधेरी, सबवे समेत कई जगह पानी भरा। तूफान गुजरने के बाद एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव में जुटी दिखी। ताउते तूफान से महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में करीब 550 घरों को नुकसान पहुंचा। पुणे में 100 से ज्यादा घर, रत्नागिरी में 61 घर और 3 स्कूलों को नुकसान पहुंचा तो रायगढ़ में 43 घर बर्बाद हुए। ताउते तूफान से कर्नाटक के 121 गांव प्रभावित हुए। 6 लोगों की मौत हुई। केरल और गोवा में 2-2 लोगों की मौत के साथ तूफान ने भारी तबाही मचाई।
पीएम मोदी ने ताउते तूफान को लेकर महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों से बात की। नुकसान और तैयारियों की जानकारी ली। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तूफान को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों प्रमुखों के अलावा रक्षा सचिवों के साथ बैठक की। तूफान से निपटने और मदद को लेकर चर्चा की। कोरोना संकट से जुड़ी हुई खबरों का भी रुख कर लेते हैं। देश में घट रहे हैं कोरोना के मामले, लेकिन मौत के आंकड़ों में तेजी जारी। 20 अप्रैल के बाद पहली बार देश भर में 3 लाख से कम 2,81,386 नए मरीज मिले। 4,106 लोगों की मौत भी हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 3,78,741 मरीज कोरोना से ठीक हुए। एक्टिव केस घटकर 35,16,997 हुए। 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगा। पीएम मोदी आज कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों और चंडीगढ़ प्रशासन से बात करेंगे। इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने देश में बेकाबू हुई कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश भर के डॉक्टरों से वर्चुअली बात की। डॉक्टरों से उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में जानकारी ली। कोरोना पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अगुवाई में बैठक हुई। टेस्टिंग क्षमता 25 लाख से 45 लाख करने पर फैसला लिया। अगले हफ्ते से हिंदी समेत 14 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगा कोविन पोर्टल। गांव और आदिवासी क्षेत्रों में कोरोना रोकने के लिए सरकार की नई गाइडलाइंस जारी। कहा गया, जिन घरों में आइसोलेशन संभव नहीं, वहां दूसरी बीमारियों से पीड़ित बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले मरीजों के लिए कम से कम 30 बेड वाले कोविड केयर सेंटर बने। दिल्ली में 5 अप्रैल के बाद पहली बार एक दिन में 5,000 से कम नए कोरोना केस मिले। 24 घंटे में 4,524 नए मरीज मिले तो 340 की मौत। करीब 11,000 लोग रिकवर हुए। जरूरी दवाओं और ऑक्सीजन के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कल सुनवाई में कहा, पुलिस पता लगाए राजनेताओं तक भारी मात्रा में दवाएं कैसे पहुंची। पुलिस ठीक से जांच करे, अगर कुछ गलत हो तो केस दर्ज हो। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा, जबकि अलग अलग स्थानों के लिए अलग अलग वैक्सीन की कीमत वाली याचिका पर 2 जून को सुनवाई होगी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत तय करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कॉन्सेंट्रेटर की एक कीमत मुमकिन नहीं, हर कॉन्सेंट्रेटर अलग अलग होता है। केंद्र से एमआरपी तय करने को कहा। आज फिर होगी इस मामले पर सुनवाई। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी मामले में गिरफ्तार आरोपी नवनीत कालरा 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कालरा के ठिकाने से मिले थे 96 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के इस्तेमाल को लेकर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने राज्यों को भेजी चिट्ठी। कहा, राज्यों के ड्रग कंट्रोलर सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। राज्य में कोरोना के हालात और किसान आंदोलन की मौजूदा स्थिति को लेकर चर्चा हुई। यूपी में रोजाना घट रहे कोरोना के नए मामले। 24 घंटे में 9,391 नए मरीज मिले। 285 लोगों की मौत। रिकवरी रेट 90%। यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, यूपी के गांव और छोटे कस्बों में चिकित्सा सुविधाएं राम भरोसे। गांव में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते कुछ और खबरों का। यूपी में शवों को नदी में बहाने के मामले को लेकर यूपी पुलिस मुख्यालय ने जारी किया निर्देश। नदी में शवों के बहाने पर रोक लगाई। पुलिस, पीएसी और एसडीआरएफ के जरिए 24 घंटे पेट्रोलिंग होगी। प्रयागराज में गंगा और दूसरी नदियों के किनारे शवों को दफनाने पर जिला प्रशासन ने आज से लगाई रोक। नियम के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के नए केस में रिकॉर्ड कमी। 24 घंटे में 26,616 नए मरीज मिले। 516 की मौत हुई। 48,211 कोरोना मरीज रिकवर हुए। बंगाल में कोरोना से लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड 147 लोगों की मौत। 19,000 से ज्यादा नए मामले मिले। 30 मई तक बंगाल में है संपूर्ण लॉकडाउन।
कर्नाटक और तमिलनाडु में बढ़ रहा है संक्रमण। कर्नाटक में एक दिन में 38,000 से ज्यादा नए केस मिले और 476 लोगों की मौत हुई, तो तमिलनाडु में 33,000 से ज्यादा नए मरीज मिले और 335 की जान गई। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान मंजीत के अंतिम संस्कार में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। झारखंड के दुमका में सैकड़ों लोग अंतिम विदाई में हुए शामिल। बेटी ने दी शहीद पिता को मुखाग्नि। वैक्सीन लगने के बाद भारत में ब्लड क्लॉटिंग और ब्लीडिंग के मामले ना के बराबर। सरकारी समिति की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में दावा। कोरोना के खिलाफ जंग में मरीजों को मिला एक और हथियार। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। यूपी सरकार खरीदेगी कोरोना से निपटने में काम आने वाली डीआरडीओ की 2DG दवा। सीएम योगी ने अधिकारियों को दवा मंगाने के लिए निर्देश दिए। बंगाल के नारदा स्टिंग केस में टीएमसी नेताओं को राहत नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंत्री फरहाद हाकिम, मंत्री सुब्रत बैनर्जी, विधायक मदन मित्रा और शोभन चैटर्जी की जमानत पर लगाई रोक। बुधवार को सुनवाई, तब तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे चारों टीएमसी नेता। 7 घंटे की गिरफ्तारी के बाद विशेष सीबीआई कोर्ट ने चारों टीएमसी नेताओं को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने हाईकोर्ट का रुख किया था। तब हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी पर कोलकाता में घंटों हुआ भारी हंगामा। समर्थकों ने सीबीआई ऑफिस के बाहर पत्थर और पानी की बोतलें फेंकी। सीएम ममता बनर्जी गिरफ्तारी के विरोध में निजाम पैलेस पहुंची। 6 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रही। टीएमसी ने बीजेपी पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। कहा, बीजेपी ममता सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी बोली, ममता सीबीआई के काम में बाधा पैदा कर रही है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का ममता पर तीखा हमला। कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है, 5 साल से जांच जारी। ममता का जांच में बाधा डालना ठीक नहीं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, मौजूदा हालात से चिंतित। सीबीआई ऑफिस पर पत्थर चलना गलत। पुलिस कानून व्यवस्था बहाल करे। ममता संविधान का पालन करे। केरल में 20 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पिनराई विजयन। 21 मंत्री भी शपथ लेंगे। दोपहर 3:30 बजे तिरुवनंतपुरम के केंद्रीय स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में महिला समर्थकों ने कराया बिहार के दरभंगा में मुंडन। 30 साल पुराने मामले में पिछले हफ्ते पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई थी। कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। कल हुई सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने रोक लगाने की मांग का विरोध किया। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। परमबीर के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की सेहत में सुधार। आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किए गए। अब आजम को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद बिगड़ी थी उनकी तबीयत। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया। छत्रसाल स्टेडियम में हत्याकांड में फरार है सुशील। साथ ही अजय पर भी 50,000 का इनाम। भोपाल में पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के घर में 38 साल की महिला मित्र ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में सिंघार का नाम लिखने से कई सवाल उठ रहे हैं। सिंघार ने कहा, हम 1-2 महीने में शादी करने वाले थे। पुलिस थाने में बयान दर्ज करा। देखिए, तूफान को लेकर लगातार नमस्ते भारत की पूरी टीम आप तक पल पल का अपडेट पहुंचा रही, ताकि आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, लेकिन अलर्ट भी जरूर रहें। इस बीच देखिए, बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिसको देखकर मन थोड़ा सा बैठ जाता है, लेकिन मलिका, आज आपसे एक पॉजिटिव थॉट जानना चाहती हूं मैं, और उसके बाद ही हम बुलेटिन की शुरुआत करें। बिल्कुल, और देखिए, जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है उसी से जुड़ा ये थॉट है, क्योंकि मुश्किलों का वक्त है। तो थॉट ये है कि मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जिंदगी जीने का हुनर आता है। यानी कि परेशानियां कितनी भी हो, डटे रहिए, डरे नहीं।
बहुत खूबसूरत थॉट है मलिका, और इसी थॉट पर अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने दर्शकों को बना लेते हैं न्यूज़फुल। तो देखिए, रफ्तार और विस्तार के साथ लगातार हम हाजिर हैं आपके बीच। सबसे पहले बात ताउते तूफान की कर लेते हैं, जो बीती रात गुजरात से टकरा चुका है। ताउते को लेकर इस समय बड़ी खबर ये आ रही है कि ताउते तूफान की वजह से अहमदाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं। अमरेली, राजकोट, जामनगर, मोरबी जैसे जिलों में कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर गए हैं, जिससे बिजली गुल है। तूफान में कई जगह पेड़ भी उखड़कर गिर चुके हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस वक्त लैंडफॉल हुआ उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, क्या हालात रहे होंगे। तो गुजरात के कई जिलों में अब भी तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। जो आवाज आप सुन रहे हैं इस वक्त, इससे एहसास कीजिए कि किस तरीके के हालात लैंडफॉल के वक्त रहे होंगे। बिजली भी कड़क रही है, तेज हवाएं चल रही है और तेज बारिश भी लगातार हो रही है। कई सारे जिले ऐसे हैं जहां पर इस ताउते तूफान का सबसे ज्यादा असर देखा गया है, वहां बिजली सेवा प्रभावित हुई है। ऐसे में लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घरों के भीतर रहें। और रौनक पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रौनक, गुजरात मौसम केंद्र का ये मानना है कि पिछले 23 सालों में इससे ज्यादा खतरनाक चक्रवात देखा नहीं गया। किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है गुजरात में? देखिए, गुजरात में 1998 में जो चक्रवात आया था, उसके बाद कभी भी गुजरात से कभी चक्रवात टकराया नहीं है। और कल की भी ये चक्रवात टकराया तो स्वाभाविक तौर पे स्थिति काफी बदतर नजर आ रही है। कम से कम 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बिजली की सेवा जो है वो प्रभावित हो चुकी है, यानी कि बिजली डूल है। सड़क यातायात नहीं हो पा रहा है क्योंकि कम से कम 1000 जितने पेड़ जो है वो सड़कों पे गिरे हैं। लोग काफी परेशान हैं। कोविड का माहौल है, स्वाभाविक तौर पे लोगों की परेशानी और भी है। बारिश अभी भी जारी है कई जिलों में, क्योंकि जो चक्रवात है वो अभी धीरे धीरे अहमदाबाद जिले की ओर आ रहा है। और इस बीच तेज हवा के साथ साथ बारिश इतनी हुई है कि 45 जितने तहसीलें ऐसे हैं जहाँ 1 इंच से लेकर 8 इंच तक की बारिश हुई है। तेज बारिश हुई रात भर, जिसको चल के जनजीवन जो है काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि किसी भी जान हानि की कोई खबरें नहीं है, लेकिन लोगों की संपत्ति, प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ है। तो देखिए, एक अहम जानकारी रौनक पटेल दे रहे हैं। देखिए, जान है तो जहान है, तो फर्क नहीं पड़ता है कि प्रॉपर्टी का कितना नुकसान हुआ है। हालांकि जेब पर असर पड़ेगा, लेकिन जान बच गई, ये बहुत जरूरी है। रौनक, अभी की ताज़ा अपडेट की अगर बात करें तो जिस तरीके की तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये रात की तस्वीरें हैं, लैंडफॉल की तस्वीरें हैं। मौजूदा हालात कैसे हैं? क्या अभी भी बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं? बारिश भी क्या बहुत ज्यादा तेज हो रही है? देखिए, हवा रफ्तार थोड़ी सी कम जरूर है, लेकिन 100-125 किलोमीटर के आसपास से अभी भी हवा है। बारिश थोड़ी सी कम हुई है और जहां जहां से साइक्लोन गुजर रहा है, यानी कि चक्रवात जहां जहां से गुजर रहा है, वहां बारिश हो रही है, वहां तेज हवा भी चल रही है। जहां से गुजर चुका है वहां बारिश जरूर रुकी हुई है, लेकिन वहां तबाही का मंजर अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे अहमदाबाद की ओर आगे आ रहा है, राजकोट से होते हुए। तो बीच वाले जो इलाके हैं वहाँ बारिश गिरना भी शुरू हुआ और हवा भी तेज चलने लगी। जी, शुक्रिया रौनक। फिलहाल जानकारी और अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप हालात पर नजर बनाए रखें। लौटेंगे अपडेट्स के लिए। तो तूफान का कहां क्या असर हुआ है और हालात से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी है, प्रतिमा बता रही हैं ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू प्रतिमा। शुक्रिया मल्लिका आपका। देखिए, मकसद हमारा ये है कि टच स्क्रीन के जरिए अपने दर्शकों तक रख दें सारी जानकारी। तो ताउते की तबाही से बचने के लिए तैयारियां क्या है, ये आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, गुजरात पहुंच चुका है ताउते तूफान। इसको लेकर जो अहम जानकारी हमारे पास है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। सबसे पहले गुजरात में देखिए, पॉइंट वाइज हम आपके सामने रख दें। रात 10:30 बजे इस ताउते तूफान की लैंडफॉल की शुरुआत हुई, यानी इसने असर दिखाने की शुरुआत की रात 10:30 बजे। दीव से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये टकराया। ये जानकारी आपके लिए बहुत अहम। इसके बाद हवा की रफ्तार जिस दौरान लैंडफॉल हुआ 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इसके अलावा अहम जानकारी, सौराष्ट्र और दीव में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। और असर कैसा हुआ, किस तरीके का हुआ? देखिए, भारी से भारी बारिश यहां पर देखने को मिली उस वक्त जब लैंडफॉल हुआ। और भी कई सारी अहम जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए हम रख देते हैं। ताउते ने तेज की हवा की रफ्तार, तो जिस दौरान लैंडफॉल की शुरुआत हुई, जिस दौरान लैंडफॉल हुआ, उस दौरान हवा की रफ्तार किस तरीके थी, ये भी हम आपको पॉइंट वाइज समझा देते हैं। वो कौन कौन से इलाके थे जहां पर इसका असर देखने को मिला। अमरेली की अगर हम बात करें
तो अमरेली में 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। भावनगर में भी हवा की रफ्तार यही थी, जूनागढ़ में भी हवा की रफ्तार यही थी। सोमनाथ की बात करें तो 160 से 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी यहाँ पर भी हवा की रफ्तार यही थी। भरूच में 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली जिस वक्त लैंडफॉल की शुरुआत हुई। आणंद में भी 120 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही। दक्षिण अहमदाबाद में भी यही थी हवा की स्पीड। और अगर हम बात करें द्वारका की तो यहाँ पर 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार रही हवा की। बात जामनगर की करें, यहाँ पर भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। पोरबंदर की बात करें तो हवा की रफ्तार यहाँ पर भी यही थी। राजकोट में भी हवा की रफ्तार यही थी, यानी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। मोरबी में भी इसी तरीके का असर इस लैंडफॉल का हुआ, हवाएं इसी स्पीड से चली। और खेड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तो देखिए अब ताउते पर सेना ने किस तरीके की तैयारी की है। सेना भी तैयार है ताकि किसी तरीके की तबाही देखने को ना मिले। तो जबकि देखिए लैंडफॉल को लेकर जो भी तैयारियां आपके सामने हम पॉइंट वाइज रख रहे हैं। नंबर 1, सेना की 180 टीम राहत और बचाव के लिए तैनात है ताकि किसी तरीके की जानमाल का नुकसान ना हो सके। इसके अलावा सेना की टीम में इंजीनियरिंग टास्क फोर्स भी शामिल की गई है ताकि कोई भी दिक्कत हो तो उससे निपटा जा सके। सौराष्ट्र, जूनागढ़ और दीव में सेना की तैनाती की गई है। ये तमाम तटीय इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में रहेंगे सेना के तमाम आला अधिकारी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं उसमें नौसेना के 3 युद्धपोत समंदर में मदद के लिए तैयार हैं। कौन से हैं वो 3 युद्धपोत? देखिए INS तलवार, INS तरकश, INS तबर इस दौरान मदद के लिए जुटे रहेंगे। इसके अलावा नौसेना की 11 नेवल डाइविंग टीम भी तैनात की गई है। डाइविंग टीम यानी तैराक टीम, 12 फ्लड रेस्क्यू टीम प्रभावित इलाकों में तैनात रहेंगी इस दौरान हर तरह के हालात से निपटने के लिए। तो कुल मिलाकर सेना की तैयारियां हमने बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने रख दी। मकसद मलिका केवल इतना है कि जो दर्शक गुजरात में रह रहे हैं, उसके आसपास के इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और उनके सामने पूरा खाका ग्राफिक्स के जरिए। ओवर टू यू मलिका। शुक्रिया प्रतिमा। तो प्रतिमा ने आपको जानकारी दी टच स्क्रीन के जरिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मौसम विभाग के पूर्व DG अजीत त्यागी जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर स्वागत है आपका ABP न्यूज पर। हाँ नमस्कार। नमस्ते सर। तो अजीत जी आपसे ये जानना चाहेंगे, ये समझना चाहेंगे कि जो मौजूदा स्थिति है ताउते की अगर बात की जाए कितनी खतरनाक आप इसे मानते हैं? देखिए सबसे जो विकट समय था वो कल रात को जब ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन था वो दीव के पास से कोस्ट को क्रॉस किया, तो कल वो समय सबसे विकट था। और जैसे ही आई पास हो गई मिडनाइट के बाद और साइक्लोन वीकन होना शुरू हो गया, तो अभी आज के दिन में जैसे ही ये इंग्लैंड की तरफ और आगे बढ़ेगा राजकोट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसका वीकनिंग होना शुरू हो जाएगा। अगले 3 घंटे में ये वेरी सीवियर जी आप कहें। हाँ, वेरी सीवियर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोन और शाम तक ये डीप डिप्रेशन हो जाएगा। तो जो आपने अभी बहुत विस्तार से बताया कितनी तेज हवाएं चल रही थी, ये रात के समय थी, तो दिन के समय अब ये धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगी। वर्षा जरूर कुछ इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा हो सकती है। तो मेरे अनुसार सबसे जो खतरनाक समय होता है जबकि लैंडफॉल हो रहा होता है, क्योंकि उस समय 3 आपदाएं एक साथ तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करती है। एक तो स्टॉर्म सर्ज जो होती है, जो समुद्र से जो लहरें आती हैं तेज हवाओं के कारण, तो वो 3 मीटर तक बढ़ सकती हैं। इसके अलावा बहुत तेज हवाएं जो कि एक्सट्रीम सीवियर साइक्लोन में 150 से 180 किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं। इसके अलावा जो तेज वर्षा होती है, बहुत तेज वर्षा जैसे, तो इन तीनों का जो कंपाउंड इम्पैक्ट होता है कोस्टल एरियाज में, तो उससे बहुत नुकसान होता है और जो अधिकतम नुकसान इन क्षेत्रों में होता है। अजीत जी आपकी बातों से ये समझ रही हूँ मैं कि खतरा टल गया, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो सबसे अधिक खतरा जिस क्षेत्र में होता था उसको साइक्लोन ने पार कर लिया है। जो भी नुकसान हुआ होगा उसका आकलन अगले कुछ घंटों में आप हमको सबको शेयर करेंगे, क्योंकि आपका जो नेटवर्क है और जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है तो उससे पता लगेगा
परंतु जिस प्रकार से पूर्व चेतावनी 3-4 दिन पहले से ही भारतीय मौसम विभाग ने दी थी 14 तारीख से ही, और जिस प्रकार से सब आपदा जो कि एजेंसीज हैं राष्ट्रीय स्तर की और राज्य स्तर की, दोनों ने मिलकर जो काम किया, प्रधानमंत्री स्वयं इसका जायजा ले रहे थे, तो तैयारियां हैं। 2 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, परंतु जो नेचुरल लॉसेस होते हैं, वीक स्ट्रक्चर्स को, कच्चे मकानों को, कुछ बोट सिंक होना, तो ये एक इसका नेचुरल वो है उसका, तो परंतु जान की अगर हम बचाव कर सकें तो ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती है। सर, एक और आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि 5 राज्यों को प्रभावित किया ताउते ने, और आंकलन तो हम बाद में ही करेंगे तूफान के थमने के बाद कि कितना नुकसान पहुंचाया। इस तरह के चक्रवाती तूफान की क्या कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है? तूफान अपने आप में एक आपदा है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टेट नहीं है, पर ये हर साल आते हैं। और अरेबियन सी में इससे पहले इतने जो तूफान की जो फ्रीक्वेंसी थी वो नहीं थी। पिछले दशक से ये, और विशेषकर 4-5 वर्षों से ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर भी होने लगे। नहीं तो जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पर जो ईस्ट कोस्ट है हमारे उड़ीसा, वेस्ट ताउते से निपटने की तैयारियों का नतीजा है कि जान का नुकसान उतना नहीं देखने को मिला जैसा कि कहा जा रहा था, क्योंकि सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहले ही पहुंचा दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए अजीत जी आपका। ताउते तूफान से सूरत में क्या हाल है ये भी आप जानना चाहेंगे, धनराज वागले की रिपोर्ट देख लीजिए। गुजरात के सूरत में ताउते साइक्लोन की असर देखने को मिल रही है। तस्वीरें सीधे देख सकते हो आप, लिम्बायत के मिले नगर का नज़ारा है, जहां पर एक बड़ा पेड़ है वो नीचे गिर चुका है। हालांकि नगर निगम के फायर विभाग को जानकारी मिलते ही उन्होंने यहां पर कामकाज शुरू कर दिया है। झाड़ को काटा जा रहा है और इस तरह से झाड़ को यहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रात्रि के दौरान भारी पवन के चलते यहाँ पर कई जगहों पर पेड़ धराशायी होने की घटनाएं घटी है। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है वैसे वैसे फायर की टीम को यहाँ पर इत्तला की जा रही है, और टीम जो है यहाँ सूरत शहर में जिस तरह से काम कर रही है, हर जगह पर पेड़ काट करके जिस तरह से सूरत शहर में जो घटनाएं घट रही है उसको लेकर के यहाँ पर फायर की टीम है जिस तरह से पेड़ काट करके कामकाज में जुटी हुई है। हालांकि कई इलाकों में इस तरह से पेड़ झुके होने की और गिरे होने की घटनाएं सामने आ रही है। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज, सूरत। और आगे बढ़ते अगली खबर का रुख करेंगे। गुजरात में आज दस्तक से पहले कल मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई हिस्सों में ताउते तूफान ने तबाही मचाई है। मुंबई से मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता देते हैं। मुंबई में कल दिन भर मौसम की मार के बाद रात भर बारिश का सिलसिला जारी है। मुंबई में रात भर बारिश होती रही है, बारिश के साथ बिजली कड़क रही है और काले बादल छाए हुए हैं। मुंबई में 500 से ज्यादा पेड़ भी गिरे हैं। तो मुंबई में ताउते तूफान का असर अब भी बरकरार है। मुंबई में कल चक्रवात तौकते का जो कहर है हम सब ने देखा। सोमवार पूरे दिन वो कहर चला, लेकिन सोमवार देर रात से और मंगलवार सुबह का समय अभी हो रहा है। मैं फिलहाल दादर चौपाटी पे खड़ी हूँ। पूरी रात और सुबह को तेज़ बारिश, हवा और बिजलियाँ देखी गई हैं। जी हाँ, जो बारिश है फिलहाल रुक चुकी है अभी, लेकिन तेज़ हवा और बिजलियाँ अभी भी है। पूरा आसमान भर चुका है यहाँ पे, और ये जो लहरें हैं वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ हैं, बहुत ही ऊँची है, क्योंकि जो हवा का तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा है समंदर के बीच में। और आप वहाँ पे बांद्रावली सीलिंग भी देख सकते हैं। बांद्रावली सीलिंग जो है पर्यटकों के लिए बंद किया गया है, वहां से प्रवास करने के लिए अभी मना कर दिया गया है, क्योंकि जो हवा है अभी भी काफ़ी तेज़ है। 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा अभी हम अनुमान लगा सकते हैं, और ये जो है और 24 घंटा लगातार होने वाला है। कहा जा रहा है कि ये जो बारिश है, बिजली है, ये सब अभी लगातार होने वाला है, क्योंकि
जो साइक्लोन है उसका प्रभाव जो है, उसका आफ्टर इफेक्ट, उसका जो इम्पैक्ट है अभी भी चलेगा और 24 घंटे लगातार और भी हवा होगी, बारिश होगी और बिजलियां भी देखी जाएंगी। कैमरा पर्सन प्रशांत माने के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। नमस्ते भारत में एक और बड़ी खबर आ रही है। ताउते तूफान कल महाराष्ट्र से गुजरा था और उस वक्त मुंबई के पास एक जहाज समुद्र में फंस गया था। इस जहाज में कुल 273 लोग सवार थे। चक्रवाती तूफान में फंसे इस जहाज से सभी लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। पहले से अलर्ट मोड पर रही नौसेना ने तुरंत INS कोच्चि को राहत के लिए रवाना किया। हालात बहुत विषम थे। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं चल रही थी। ऐसे में राहत के काम में बाधा आ रही थी। बाद में INS कोलकाता ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और ताज़ा जानकारी मिलने तक 123 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, यानी बचाया जा चुका है। बाकी लोगों को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फेफड़ों की सेहत के लिए आपको कैसे एक्यूप्रेशर करना है। स्वर्ग से आया हुआ ये कौन सा पेड़ है जो आपके घर के वास्तु दोष को कम कर सकता है। और आज है मंगलवार, ऐसे कौन से उपाय हैं जो आपके कार्य कर सकते हैं सफल। आज देखेंगे हम आपका राशिफल भी। आप सबका स्वागत है खुशकिस्मत में। मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी वेलनेस हीलर। क्या आप जानते हैं कि स्वर्ग से एक ऐसा पेड़ आया है जो आपके घर के वास्तु दोष को कम कर सकता है। फेफड़ों की सेहत के लिए आपको कैसे एक्यूप्रेशर करना है। मंगल का दोष जिन पर भी है उनके लिए ये मंगलवार का उपाय बहुत अच्छा है। आज 18 मई है और शुक्र है टॉरस में, जिसके वजह से खूबसूरती, ब्यूटी, लग्जरी, इन सारी चीज़ों को प्रोत्साहन मिलता है। आज आप शॉपिंग बहुत करेंगे। मैं आपको एक जेनेरिक व्यू दे रही हूँ कि आज के दिन जिनको अपनी बर्थ डेट नहीं पता है उनके लिए ये खास ध्यान रखना है कि आज अपने प्यार जिनसे करते हैं या आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल ना झगड़ें, गुस्सा मत रखिएगा। आज के दिन हो सकता है कि आप अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारेंगे, ऐसा कुछ बोलकर, इसीलिए खास करके ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि आज का मूड बहुत चंचल हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकता है, आप भावुक हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको तनाव महसूस हो सकता है। तो आज अपना ख्याल रखें। अब देखते हैं आपकी राशिफल में आपके लिए दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरीज, जिसका तत्व है अग्नि। आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स। इसका ये मतलब है कि आप क्रिएटिव रहेंगे और एक्सपेंशन का सोचेंगे। आप सोचेंगे किस तरह से काम और आगे बढ़ाया जाए, और आपको ये भी होगा कि ट्रैवल मिस हो रहा है। लेकिन एरीज, आप बहुत आगे मत दौड़िए क्योंकि आज आपका मूड रहेगा चंचल। सो टेक इट इजी, सिर्फ प्लानिंग करिए, लेकिन आज डिसीजन मत लीजिए। अब देखते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। आपके लिए आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। इसका ये मतलब है कि जो भी कंफ्यूजन था वो दूर होगा। अगर आपको बैक पेन थी तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपको उससे राहत मिलेगी। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेले हैं, तो आज के दिन आपको मिलेगा सपोर्ट। अब बारी है जेमिनी यानी मिथुन राशि की। आपका कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, जो उल्टा है। इसका ये मतलब है कि आज शायद आप मायूसी फील करेंगे। अगर आपको बैक पेन है तो आज उससे आपको राहत मिलेगी। ये भी हो सकता है कि आप जिससे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनसे आपको थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो कितना सारा काम किया और इन्होंने मुझे हेल्प नहीं किया। लेकिन ऐसे मायूसी मत रखिए क्योंकि शाम तक आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा। अब देखते हैं कर्क राशि यानी कैंसर। आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है टू टेक अ डिसीजन। वैसे आपको हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस हो जिसकी वजह से आपकी तबीयत आज ठीक नहीं रहेगी और आज आप बहुत व्यस्त रहेंगे, आपका सारा काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, आज का दिन अच्छा है।
अब बारी है लियो यानी सिंह राशि वाले। लियो वाले बहुत प्राउड होते हैं, ईगोइस्टिक रहते हैं कभी कभी, या बहुत नाइफ भी रहते हैं। आपके लिए आया है कार्ड द डेविल। ये मेजर आर्काना कार्ड है। इसका ये मतलब है कि हो सकता है यू फील कि ये छोटी सी जगह में बस अब बोर हो रहे हैं, कहीं बाहर जाना है, घूमना है, आपको तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन एट द मोमेंट आप जहाँ हैं वहीं ठीक है। ये भी हो सकता है कि मेंटली आपने अपने आप को बहुत छोटा सोचने पर मजबूर कर दिया है। आपको सोचना है बड़ा, आपको सोचना है लंबे का, एक्सपेंशन। अपने माइंड को ओपन रखें। अब कन्या राशि यानी वर्गो। काफी अच्छे लगते हैं मुझे वर्गोस, बहुत सिस्टमैटिक रहते हैं, थॉटफुल, इनोवेटिव। 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं उसको और समय लग सकता है, शायद 9 दिन और या 9 हफ्ते भी। तो बहुत हरी में मत रहिए। ऐसा हो सकता है कि शायद ये डिले होने वाला है। ये भी हो सकता है कि आप वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बेहतर हो, लेकिन 14 जून तक चीजें थोड़ी स्लो रहेगी। तो रियलिस्टिक होकर अपने प्लान्स को आगे बढ़ाएं। अब देखते हैं एयर साइंस लिब्रा की बारी है, तुला राशि। आपका कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इसका ये मतलब है कि लेना देना होगा। ईयर ऑफ कार्मिक है, इसलिए जरूरी नहीं कि लेना देना सिर्फ पैसे का हो। ये हो सकता है कि आपके हाथों से कोई शुभ काम हो या आप किसी की मदद कर दें। अगर आप किसी की मदद चाहते हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है मदद मांगने में, क्योंकि आपका वो काम सफल होगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के लिए क्या कार्ड आ रहा है। ये कार्ड है 2 ऑफ कप्स, यानी बहुत सारी खुशियां। आप अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो शायद आज आप डिसीजन लेंगे। आपकी मंगनी हो सकती है या आपको आज प्रपोजल भी आ सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि घर में कोई खुशखबरी हो। सो आई एम हैप्पी कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाएगा। धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट में आज रॉन्ग डिसीजन लिया हो या आप रॉन्ग डिसीजन लेंगे तो आपको लॉस हो सकती है। आज के दिन ये हो सकता है कि आपके घर का माहौल थोड़ा ऐसा होगा कि आपको बहुत टेंशन हो सकती है। तो आज थोड़े शांत रहिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि इस एटमॉस्फेयर से आपको निकलना है तो आप थोड़े से रिलैक्स होके और कुछ ऐसा करिए जिससे आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए। इसका ये भी मतलब है कि शायद आपको कोई अच्छी खबर नहीं आएगी आज। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स उल्टा। इसका ये मतलब है कि आपने जो एक्सपेक्ट किया था आज के रिजल्ट्स, या आपने सोचा होगा कि आज ये हो जाएगा, आज ये कर लेंगे, शायद आपका टू डू लिस्ट लंबा है और आप सारा काम नहीं पूरा कर पाएंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस काम पर ध्यान दें। 3 घंटे एटलीस्ट आप कंप्लीटली फोकस्ड होके अपना आज का काम पूरा कर सकते हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ये आया है मेजर आर्काना कार्ड द हर्मिट। इसमें ये दिखा रहा है कि आप बहुत डाइवर्टेड हैं। जिस चीज का सोचना है आप कहीं और ही चले गए हैं। काम कुछ और है और आप सोच कुछ और रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत आज बेटर होगी, लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको और भी जांच करनी चाहिए। अब आखिरी में है पाइसेस यानी मीन राशि। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है द स्टार, यानी आज आपका लकी डे रहेगा। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, उसमें आपको एंजेलिक हेल्प मिलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी मदद करे, आज का वो दिन परफेक्ट रहेगा। कोरोना की वजह से हम सबको अपनी सेहत की बड़ी चिंता है, लेकिन हमारे जो फेफड़े हैं उसकी हेल्थ यानी उसका स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप पर बहुत सारे फॉरवर्ड आते हैं जिसकी वजह से लोग एक्यूप्रेशर घर पर प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीका क्या है, कौन से पॉइंट्स हैं और कौन से समय आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को यूज़ करना है या आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए हम हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाते हैं।
सबसे पहले मैंने ये देखा है कि गार्डन्स में लोग अपने हाथों को इस तरह से दबाते हैं, बस ऐसे प्रेस करते रहते हैं। नो, प्लीज ऐसा मत करिए। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि हमारे इस पॉइंट पर लंग्स और हार्ट भी है। फेफड़ों के बीच में हमारा हार्ट है और दिल को आप दबाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई जा सकता है। हमारे हाथों में एनर्जी है। आप जब अपने पाम्स को रब करते हैं तो इसमें आपको वाइब्रेशन और टिंगलिंग सेंसेशन आती है। दिस इज योर ऑरा, आपकी एनर्जी है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। इसे आप जब एनर्जाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारी मेरिडियंस हैं, नाड़ीज। हमारे शरीर में मोर देन 72,000 नाड़ीज होती हैं, जिसमें बहुत सारी एनर्जी फ्लो होती है और हमारे बॉडी के डायमेंशंस और हमारे ऑर्गन्स उससे अच्छे होते हैं। हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर, सुजोग, ऐसे बहुत सारी थेरेपीज हैं जो कहते हैं कि हमारे हाथों में हमारी पूरी बॉडी है, हमारे नर्व्स, हमारी मेरिडियंस जहाँ से आती है पूरी ऐसे कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर है मेरे पास ये चार्ट। हमारे श्वसन तंत्र की जो मेरिडियंस हैं वो शोल्डर से नीचे तक आती हैं हाथों के लिए, लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये है आपके हाथ। ओके, ये है आपका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड में ये 2 पैर हैं, ये 2 हाथ हैं और ये हेड है। हम इसके बारे में आज नहीं फिक्र करेंगे, हम सिर्फ फोकस करेंगे इस पार्ट पे। ये है आपके लंग्स 1 और 2 और यहाँ पे हमारा रिब केज है। ठीक है, ऐसे हमारी रिब केजेस आती हैं। तो ये जो दोनों फेफड़ों के बीच में है हमारा दिल, जो बचकर बैठा है, उसको प्रोटेक्टेड है वो, राइट। लेकिन जब आप अपने पाम को इस तरह से दबाते हैं, आप हार्ट पर प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड प्रेशर हाई जा सकता है या आपकी ओवरवर्किंग ऑफ द हार्ट हो सकता है। इसके लिए आपको अपने हाथों को देखकर पॉइंट्स ठीक से समझने हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 6 बजे उठ के खाना खाइए, क्या आप पूरा खाना खा पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स टाइमिंग के हिसाब से चलते हैं। अगर हम सुबह खाना खा लेंगे तो हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं होगी। लेकिन स्टमक का टाइमिंग अलग होता है, जैसे कि सुबह 7 से 9, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा हैवी सुबह का नाश्ता लीजिए। हार्ट का टाइमिंग है 11 से 1, जब हार्ट में पंपिंग ज़्यादा होती है। इसीलिए सवेरे जब आप वर्कआउट करते हैं या शाम को वर्कआउट करते हैं, बेटर है दोपहर को ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इस टाइम पर आपके ऑर्गन स्पेसिफिक काम पूरा कर रहे हैं। वैसे ही लंग्स का टाइमिंग है 3 बजे सुबह से लेके 5 बजे तक। जब आप लेट सोते हैं तो आपके लंग्स को ताकत नहीं होती कि वो अपना काम पूरा करें। इसलिए अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आपके लिवर और आपके लंग्स जो एलिमिनेशन प्रोसेस करते हैं उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा जल्दी सोइए ताकि आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कर सकें और जो चीज़ को उनको क्लीन करना है या उनका जो काम है वो पूरा कर सकें। तो आप अपनी बॉडी साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। 11 और 1 के बीच में आप लंग्स के पॉइंट्स मत लीजिए, क्योंकि हार्ट नज़दीक है। थोड़ा भी प्रेशर आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी बहुत लोगों को डिजीनेस, चक्कर, वीकनेस, शिवरिंग भी फील हो सकती है। बट अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपके स्वास्थ्य बहुत अच्छी होगी, आपके फेफड़ों की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपको लाइट फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आई कैन लिव फुल्ली, आपका मूड भी चेंज हो जाएगा। हाथों में हमारे लंग्स की मेरिडियंस हैं जो ऊपर से यहाँ तक आती है, लेकिन अभी आपको मैं जो पॉइंट्स बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको इन्हें प्रेशर नहीं करना है। एक ये है LU जो LU7 है, और इसके बाद ये है आपके wrist के पास का जो पॉइंट है, फिर ये आपके हाथ के नीचे का पॉइंट है, ये आपके थंब यहाँ पर जा रहा है और ये आपके यहाँ पर जा रहा है। ये मेरिडियंस हैं जो मेन नर्व्स है, लेकिन आपके हार्ट और लंग्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो अगर आप एकदम से हाथ पर वजन रखकर उठेंगे तो आपको एकदम से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि यहाँ का पॉइंट प्रेशराइज हो जाता है। अगर लंग्स यहाँ पर है दोनों, तो हार्ट इसके बीच में है। इसीलिए एक सिंपल तरीका है जो आप यूज कर सकते हैं।
कई बार जब भी आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दे रहे हैं अपने आप को, तो आपको ध्यान नहीं रहता कि कितनी देर तक आपने दिया या सही दिया है कि नहीं। किसी से बात करते करते भी आप करते हैं, तो उसके लिए एक सरल उपाय है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आप ऐसी एक टेप ले सकते हैं, पेपर टेप होती है, उसे आप थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और मूंग है ना, इस मूंग को आप इस तरह से थोड़े से आप अपने टेप पर मूंग ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरिडियन है आपके रिस्ट पर, यहाँ पर एक उंगली रखकर इस वाले पॉइंट पर, आप इस पॉइंट पर, ये जो एलयू का पॉइंट है, इस पर ये मूंग की टेप लगा दें, ठीक है। अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा प्रेशर अपने आप आएगा, थोड़ा सा टाइट डालिए, चाहिए तो आप पूरी टेप भी डाल सकते हैं। इस मूंग के प्रेशर से लंग्स को थोड़ी थोड़ी राहत और ब्लड सर्कुलेशन होगी और आप ब्रीदिंग करें, फोकस करें। पहले आप डीप इनहेलेशन लीजिए, श्वास लीजिए अंदर और मुंह के द्वारा छोड़ दिए स्लोली। और जितनी लंबी आप सांस ले सकते हैं, आप उतने लंबे समय तक सांस को छोड़िए। और वैसे आप 15 ब्रेथ लीजिए, फिर आप धीरे से थोड़ा सा प्रेशर डालें, पूरे बॉडी का वजन नहीं, पूरे थंब का नहीं, बस थोड़ा सा, वेरी सॉफ्ट, वेरी जेंटल। बहुत फर्क पड़ेगा सॉफ्टली और जेंटली और करेक्ट तरीके से करेंगे तो। पहले शुरुआत में आप एकदम जेंटली और सॉफ्टली उसे प्रेशर करिए। अगर आप बहुत बिजी हैं तो आप सिर्फ 15 मिनट्स रखें और फिर निकाल दीजिए, फिर वापस थोड़े घंटों के बाद आप करिएगा। लेकिन अगर आप बिजी नहीं हैं तो 30 मिनट्स आप कर सकते हैं। बीच बीच में आप सांस लेना भूलें नहीं, ठीक से आप इनहेलेशन करिए और फिर आप एक्सहेल भी करिए मुंह से। इससे आपके लंग्स में फर्क आएगा, एनर्जेटिक फील करेंगे आप, ऑक्सीजन का फ्लो भी अच्छा होगा और फेफड़े खुलेंगे, आपकी मेरिडियंस भी खुलेंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जहां पर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं अपने हार्ट को प्रेशर पॉइंट पे दबाने का। आप जानते हैं कि स्वर्ग से एक ऐसा पेड़ आया है जो आपके घर के वास्तु दोष को कम कर सकता है। ये पेड़ श्री कृष्ण ले आए थे सत्यभामा उनकी पत्नी के लिए। इनके फूल रात में खिलते हैं और सुबह गिर जाते हैं। ये फूल लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। ये पेड़ है पारिजात का पेड़। कहा जाता है अगर ये पेड़ आपके घर के आसपास है तो आपके घर का वास्तु दोष बहुत कम हो सकता है। मंगल का दोष जिन पर भी है उनके लिए ये मंगलवार का उपाय बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन आप गुड़ खाकर अपना दिन शुरू करें। और दूसरा उपाय है कि हनुमान जी या गणपति जी को आप गुड़ का भोग जरूर मंगलवार के दिन लगाएं और हो सके तो गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाएं। इससे होगा आपका सब मंगल। चंदन बहुत पवित्र माना गया है, इसीलिए सब धार्मिक कामों में चंदन का उपयोग होता है और चंदन का टीका लगाने से मन शांत भी रहता है। लेकिन हम आज बात करेंगे चंदन के इत्र की, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अरोमा थेरेपी में ये भी मानते हैं कि चंदन यानी सैंडलवुड की जो खुशबू है वो आपके मूड को अपलिफ्ट करती है। इसीलिए बहुत टाइम आप कैंडल्स, सोप्स, ये सब में सैंडलवुड का फ्लेवर यानी चंदन की खुशबू हमेशा आपको अट्रैक्ट करेगी, आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील प्लेजेंट। चंदन की एक खास ये भी वजह है कि चंदन का पाउडर, चंदन की जो खुशबू है उससे नेगेटिव एनर्जी दूर जाती है। अगर आपके बॉडी में ये खुशबू हो तो आप एक तरीके से प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसीलिए चंदन का इत्र लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्नान करने के बाद चंदन का इत्र लगाएं ताकि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी हो। उसकी खुशबू से आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपका भाव भी अच्छे रहेंगे और आप शांत रहेंगे। और ऐसा भी कहा जाता है कि चंदन का इत्र अगर आप नाभि पे लगाते हैं तो आपका सोलर प्लेक्सस बैलेंस होता है। आप चंदन का इत्र अपने दोनों कंधों पर भी लगा सकते हैं। इससे ये आपके आसपास रहेगा, आपके स्मेल की वजह से आपके भाव अच्छे रहेंगे और आप शांति से अपना दिन अच्छे से गुजार सकते हैं।
उम्मीद है आप सबको आज का शो अच्छा लगा होगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, लिखते रहिए, तो हमें पता चले कि किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं या गाइडेंस दे सकते हैं। हमारी वेलनेस टिप्स आपको काम आएंगी। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। कल हम खास बात करेंगे कि अगर आपके बॉडी में कोई फ्रैक्चर्स हैं या पहले हुए हैं, वो क्यों हुए हैं और उसका ज्योतिष के साथ क्या संबंध है। भूलिएगा नहीं, इसी समय पे फिर मिलते हैं खुशकिस्मत पर। वो तूफान जो बीती रात गुजरात से टकरा चुका है, ताउते को लेकर इस समय बड़ी खबर जो हमें मिल रही है उसका अपडेट जान लीजिए। ताउते तूफान की वजह से अहमदाबाद समेत कई इलाकों में तेज बारिश और तेज हवाएं चल रही है। अहमदाबाद, अमरेली, आनंद, बनासकांठा, भरूच, गांधीनगर जैसे जिलों में अगले 18 से 24 घंटे तक तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अमरेली, जामनगर में तूफान में कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे भी गिरे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं तूफान के बाद के नुकसान की। आपको बता दें कि 18 से 24 घंटे का अलर्ट ये बताता है कि खतरा अभी टला नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अगले 18 से 24 घंटे तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया, यानी अभी भी आपको अपने घरों के अंदर ही रहना है। भावनगर, सूरत, अमरेली, ऊना, सोमनाथ, जामनगर, ये अलग अलग इलाके, अलग अलग जिले गुजरात के जो बता रहे हैं कि हालात किस तरीके के रहे जब लैंडफॉल हुआ और अभी भी हालात किस तरीके के रहने वाले हैं, उसका अलर्ट हम आपको नमस्ते भारत में दे रहे हैं। ये 18 से 24 घंटे अभी भी आपको बेहद सावधान रहना है क्योंकि तेज हवाएं चलेंगी और अभी भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तूफान ने तबाही गुजरात में मचाई है। भावनगर की तस्वीर देखिए, सूरत की तस्वीर देखिए आप, किस तरह से रेस्क्यू का काम वहां पर जारी है। अमरेली में तेज हवाएं देखिए किस कदर चली। ऊना की तस्वीरें देखिए, मूसलाधार बारिश वहां पर हुई। सोमनाथ में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली और जामनगर में भी बिजली कड़कने की तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की तस्वीरें देखने को मिली। तो लगातार देखिए खतरा अभी भी बना हुआ है। हालांकि लैंडफॉल के बाद असर कम होता है, उसका प्रभाव कम होता है, लेकिन सावधान आपको रहना अभी भी होगा। तो गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान ताउते कमजोर पड़ने लगा है। कल रात करीब 10:30 बजे ताउते द्वीप से 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व में ये तूफान के लैंडफॉल यानी तट से टकराने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये प्रक्रिया करीब 2 घंटे चली और सौराष्ट्र से आगे बढ़ने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान हवा की रफ्तार 135 से 145 किलोमीटर प्रति घंटा रही। एहतियात के तौर पर गुजरात के 18 जिलों से 2 लाख लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया था। आज तूफान से होने वाले नुकसान और हालात से निपटने के लिए सेना को भी तैनात कर दिया गया है। सेना की 180 टीम मदद के लिए तैयार है। साथ ही नौसेना और वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ 44 टीमें गुजरात में राहत बचाव के लिए लगाई गई। तो हमारे सहयोगी रौनक पटेल एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ। रौनक, इस वक्त का अपडेट क्या है? देखिए, अब जो तेज हवा थी वो तो कम चलने लगी है, लेकिन बारिश जो है अभी भी कई इलाकों में जारी है। धीरे धीरे अहमदाबाद में भी बारिश शुरू हुई। हालांकि कल शाम से ही अहमदाबाद में बारिश थी, लेकिन क्योंकि बारिश आती है और बारिश के मौसम में तो स्वाभाविक तौर पे लोग परेशान होते हैं। कल क्योंकि जिस प्रकार की हवा चली साइक्लोन के साथ, ऐसे में कम से कम 2000 पेड़ जो है वो गिर चुके हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पहुंचना मुश्किल है सड़क मार्ग से, क्योंकि सड़कों के ऊपर पेड़ गिरे हुए हैं। इतना ही नहीं, कई इलाकों में बिजली के तार टूटे हुए हैं, कई खंभे टूटे हुए हैं, जिसको चल के कई गाँव ऐसे हैं जहाँ कल रात से ही बिजली नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो तबाही जो है देखे गया है ये साइक्लोन चक्रवात, वो अब नजर आने लगा है गुजरात में। रौनक, देखिए नुकसान का आंकलन तो तूफान के थम जाने के बाद बेहतर तरीके से होगा, तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन क्या अंदाजा आपको लग रहा है कितना नुकसान हुआ है गुजरात में? देखिए, कम से कम 4 ऐसे जिले हैं जहाँ के अधिकांश ग्रामीण इलाकों में नुकसान हुआ है। खास करके जो इलाके जहाँ कच्चे मकान होते थे तो उनकी छत उड़ गई है, वहाँ के लोग काफी परेशान है, वहाँ के व्हीकल जो उसके ऊपर कई पेड़ गिरे हैं। नुकसान का अंदाजा तो मुश्किल है, लेकिन लोगों के जान तो 3 लोगों की जान गई है, लेकिन सामान का ज्यादा नुकसान हुआ। और भी बता दूं कि जहाँ पर ये तबाही हुई वो इलाका फसल वाला इलाका है, वहाँ आम की फसल ज्यादा होती है और क्योंकि आम की सीजन है तो आम की फसल जो है पूरे तौर पे चौपट हो चुकी है।
बिल्कुल रौनक, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। तो नुकसान कितना और कितने लेवल पर हुआ है इसका आकलन किया जाएगा। आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि क्वात्रा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपी न्यूज़ पर। देखिए हालात बहुत मुश्किल हैं, डिफिकल्ट हैं, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए तैयारियां भी पूरी हैं, जो कि हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं। खतरा कितना बड़ा है मैम, ये ना माना जाए अभी कि खतरा टल गया? देखिए ये एक सिवियर साइक्लोन, यानी कि इस मौसम में इसकी संभावना भी नहीं होती, उससे भी अधिक सिवेरिटी का ये साइक्लोन आया है। और इसका जो पूरा रास्ता देखा जाए तो ये भारतीय तट के एकदम पैरेलल चलता गया। इससे सबसे अधिक नुकसान ये हुआ कि अधिक से अधिक प्रदेशों में इसका असर और बहुत अधिक असर देखा गया। और जो लैंडफॉल के बाद गुजरात में देखा गया है वो भी इतनी अधिक की उम्मीद नहीं करी जाती। इतनी तीव्रता से जो हवाएं चली हैं और उससे जो तहस नहस हुआ है इसकी बिल्कुल संभावना नहीं थी, क्योंकि ये जो अरेबियन सी में जब आते हैं तूफान, तो एक तो कम तीव्रता के आते हैं और नंबर भी कम होता है। मगर पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि इधर ही अधिक हर साल ही एक बड़ा तूफान देखने को मिल रहा है। इसके कारण जो आगे तहस नहस हुई है उसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो प्रदेशीय जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अभी भी फोकस जो राहत और बचाव कार्यों पर ही है। इसमें क्यों नहीं अभी तक कोशिशें की गई कि आपदा का मंदन, यानी कि उसके मंदन का प्रबंधन करना, यानी कि उसका जो प्रभाव है वो कम पड़े, और उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग और जो मैं माफी चाहती हूँ, आपको रोक रही हूँ। एक अपडेट आया है ताउते तूफान से जुड़ा, वो दर्शकों को बता दें, आपके पास लौटेंगे। अंजलि क्वात्रा लगातार बनी हुई है। मैम इससे पहले आप एक अहम जानकारी हमारे दर्शकों को दे रही थी कि पिछले कुछ समय में अरेबियन सी में लगातार इस तरीके के साइक्लोन्स का आना और इंटेंसिटी भी उनकी अच्छी खासी होती है। इसके पीछे क्या वजह मानी जा रही है और ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले समय में? देखिए इसकी मुख्य वजह तो क्लाइमेट चेंज ही है, और ये पूरे विश्व में देखा जा रहा है। अमेरिका से लेकर भारत तक जितने भी तटीय इलाके हैं ये अब साइक्लोन्स की गिरफ्त में हैं, और जो पानी से जुड़ी आपदाएं हैं वो तो बढ़ेंगी ही, जैसे बाढ़, और उसमें सबसे भयानक होता है चक्रवात। अब चक्रवात के जो तरीके हैं वो उसमें पूरा जो प्रबंधन है उसमें दो घटक हैं। एक तो बचाव और राहत कार्य है, उसमें हमारे देश ने काफ़ी तरक्की की है, और जैसे कि अभी भी देखा है कि इतना भारी तूफान भी सिर्फ 3 मौतों की खबर गुजरात से आई है। और ऐसा ही तूफान जब 15-20 साल पहले आता था तो हज़ारों की तादाद में लोग मरते थे। और जान माल के अलावा जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभी देख रहे हैं कि काफ़ी मजबूत बिल्डिंग्स जो हैं कोई गिरी नहीं है, ये भी एक बड़ी शुभ खबर है। मगर जो जैसे अभी जो आपके चैनल में भी दिखाया गया, होर्डिंग्स वगैरह गिरे हुए हैं, पेड़ गिरे हुए हैं, इससे भी जान माल को खतरा होता है। और उसकी तैयारी के लिए जो मंदन की क्रिया है, यानी कि इकोलॉजी को ठीक करना, जी सबसे पहले तो ऐसे इलाकों में बस्तियां होनी नहीं चाहिए। उसका जो इस्तेमाल है, ऐसे इलाके जो प्रभावित हो सकते हैं चक्रवात से, उनका इस्तेमाल किसी पार्क बनाने में या पशुओं को चराने के लिए भूमि रख सकते हैं, या खेल के मैदान बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल, इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये जरूरी जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की। अब आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। ताउते तूफान कल महाराष्ट्र से गुजरा था। उस वक्त मुंबई हाई के पास एक जहाज समुद्र में फंस गया था। इस जहाज में कुल 273 लोग सवार थे। चक्रवाती तूफान में फंसे इस जहाज से सभी लोगों की जान खतरे में पड़ गई थी। पहले से अलर्ट मोड पर रही नौसेना ने तुरंत INS कोची को राहत के लिए रवाना किया। हालात बहुत विषम थे, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें और तेज हवाएं चल रही थीं। ऐसे में राहत के काम में बाधा आ रही थी। बाद में INS कोलकाता ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और ताजा जानकारी मिलने तक 146 लोगों को बचाया जा चुका है। बाकी लोगों को बचाने की कोशिशें भी
जारी है। तो ये राहत भरी खबर सामने आई है। बॉम्बे हाई के पास फंसे जहाज से अब तक 146 लोगों को बचा लिया गया है। हालांकि जब ये खबर सामने आई थी और जब तस्वीरें देखने को मिली थी तो वाकई हर कोई इसी चिंता में था, क्या लोगों की जान बच पाएगी या नहीं। हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा मृत्युंजय का रुख करते हैं। मृत्युंजय, राहत की खबर तो है कि 146 लोगों की जान बचा ली जा चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है, क्या अपडेट? देखिए, बेहद अभी भी चिंताजनक स्थिति और बहुत चैलेंजिंग हालातों में इंडियन नेवी ये राहत और बचाव कार्य कर रही है। मुंबई के समुद्री तट से दूर बॉम्बे हाई में जो ऑफशोर फील्ड है जहां से तेल निकाला जाता है, वहां पर 410 लोगों की जान जो है वो खतरे में थी। हम 410 इसलिए कर रहे हैं कि 4 अलग अलग डिस्ट्रेस कॉल आए हैं, 4 अलग अलग कॉल्स आए हैं मदद के लिए, जिसमें से एक हम जो बात कर रहे हैं 276 लोगों की, ये बार्ज 305 पर लोग तैनात थे। इसके अलावा एक गाल कंस्ट्रक्शन पर कुछ लोग तैनात थे, इसके अलावा 2 और जगहों पर। तो इस प्रकार के अलग अलग 4 कॉल्स आए हैं। इसीलिए INS कोलकाता जो युद्धपोत है, INS कोच्चि जो युद्धपोत है, साथ ही साथ INS तलवार, इनको राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा गया है। अब तक जो सुबह 6 बजे की अपडेट हमारे पास आई है कि 146 लोगों को सुरक्षित INS कोच्चि पर पहुंचा दिया गया है, उनको बचा लिया गया है। अन्य जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन चूंकि समुद्र में अभी भी काफ़ी मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं और विजिबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए नेवी को काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है कि सभी को सुरक्षित INS कोच्चि या INS कोलकाता शिप तक पहुंचाना। तो यही प्रयास जारी है और ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये देर शाम तक चल सकता है। और जब तक 410 लोग जो 4 अलग अलग डिस्ट्रेस कॉल्स में उनको मदद करना है या सुरक्षित नहीं ला जाती, ये मिशन ओवर नहीं होगा। इसलिए जो ऑपरेशन है एक जान कीमती है मृत्युंजय, इसीलिए यही वजह है कि हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस जहाज पर मौजूद लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और चूंकि आप जानकारी दे रहे हैं, देर शाम तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए। और अब वक्त हो गया उस खास सेगमेंट का जिसका आप सभी को इंतजार है, कार्टून ऑफ द डे। और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इरफान जी, आइए उनसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग इरफान जी, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपको याद है वो बजरंगी भाईजान? बिल्कुल याद है सर। अच्छा, क्या रोल था उसका बजरंगी भाईजान का उसमें? रोल था हमारे रोल क्या काम था बजरंगी भाईजान का? हाई मीन क्या काम था? काम ये तो मुझे भी याद नहीं, मतलब उस मूवी में उन्होंने क्या किया था? जी जी सर, एक छोटी सी बच्ची है, उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाया था, उसके घर तक पहुंचाया था। क्या बात है। बिल्कुल उसी तरह से इस बार बजरंगी भाईजान का क्या काम है और वो किसको बॉर्डर पार कराने जा रहे हैं, यही मैं आपको इस कार्टून में आज दिखाऊंगा। अच्छा, किसको बॉर्डर पार कराने जा रहे हैं? चलिए इंतजार करते हैं, आप अपना कार्टून बनाइए और जैसे ही कार्टून बन जाएगा तब हम देखेंगे कि आज का स्पेशल कार्टून क्या है। और अब एक दुखद खबर आपको बता दें, मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ के अग्रवाल नहीं रहे। कोरोना के क्रूर हाथों ने उन्हें हमसे छीन लिया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके थे। डॉक्टर अग्रवाल पिछले दिनों कोरोना से संक्रमित हो गए थे और पिछले 1 हफ्ते से वेंटिलेटर पर थे। उनके परिवार की तरफ से दी गई सूचना के मुताबिक कल रात 11:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर अग्रवाल ने कोरोना संकट के दौरान लोगों को सोशल मीडिया के जरिए जागरूक किया। वो दिन में कई बार फेसबुक और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर लाइव करते थे और लोगों को जागरूक करते थे। साथ ही वो लोगों के पूछे सवालों का जवाब भी देते थे। हाल ही में जब वो वैक्सीन लगवाकर लौटे थे तब उनका और उनकी पत्नी के बीच बातचीत का अंश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस क्लिप में उनकी पत्नी उनसे कह रही हैं कि आपने अकेले वैक्सीन क्यों लगवाई, मुझे क्यों नहीं ले गए। जाहिर है डॉक्टर अग्रवाल खुद को भले ही ना बचा सके, लेकिन लोगों को संदेश दे दिया कि वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन ही कोरोना से बचाएगी। प्रतिमा, वाकई ये काफी बहुत दुखद है मलिका मेरे लिए, क्योंकि पर्सनली मैं डॉक्टर के अग्रवाल को जानती थी। मैं जानती हूँ, रिपोर्टिंग के शुरुआती दौर में उनसे मिलना होता था और कई ऐसे मौके आए हैं जब उनकी बाइट लेने के लिए उनके पास जाना होता था। बहुत ही हंसमुख किस्म के डॉक्टर थे, बहुत अच्छी बातें शेयर करते थे, बहुत अच्छी जानकारियाँ शेयर करते थे। और ये पर्सनल लॉस है, बहुत सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। बिल्कुल, और उससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह कि खुद एक डॉक्टर हैं, वैक्सीन भी लगवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद कोरोना से वो नहीं बच सके। ताउते तूफान से जुड़ा ये अपडेट आपको मैं बता दूं। ताउते तूफान की वजह से गुजरात में 3 लोगों की मौत की खबर आ रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता रौनक ने भी आपको बताया कि काफ़ी नुकसान गुजरात में, काफ़ी तबाही गुजरात में ताउते ने मचाई है, लेकिन 3 लोगों की जान
इसमें जा चुकी है। तो ताउते तूफान की वजह से गुजरात में चारों तरफ तबाही नजर आ रही है। तेज बारिश और हवाओं ने सूरत शहर का क्या हाल किया है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता धनराज बागले। देखिए। गुजरात के सूरत में ताउते साइक्लोन की असर देखने को मिल रही है। भारी पवन के चलते कई जगहों पे होर्डिंग्स गिरे हुए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हो, सूरत के रिंग रोड के नज़ारा है जहां पर इस प्रकार से होर्डिंग्स गिरे हुए हैं। रिंग रोड इलाके में आप देख सकते हो तस्वीरें, बड़े बड़े होर्डिंग्स है यहाँ पर धराशायी हो चुके हैं। फायर विभाग को ये जानकारी मिलते ही आप तस्वीरें अब देख सकते हो, सूरत में इस तरह से अलग अलग इलाकों में होर्डिंग्स गिरे होने की जो समाचार है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से नगर निगम की फायर की टीम को जानकारी मिलते ही घटना स्थल पर आप पहुंचते हैं और इस तरह से कई जगहों पे जो इस तरह से होर्डिंग्स गिरे हैं उसे हटाने का कामकाज भी किया जाता है। सुबह में लोगों ने आँख खोलते ही जिस तरह से रात्रि में जिस तरह भारी पवन आया था उसके चलते जो यहाँ पर तहस नहस की स्थिति देखने को मिल रही है। नगर निगम की ओर से लोगों को यहाँ पर जिस तरह से एहतियात बरतने की सूचना दी गई, ऐसे में नज़ारा कुछ अलग देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर पेड़ गिरे हुए हैं, जगह जगह पर होर्डिंग्स गिरे हुए हैं। कैमरामैन राकेश पानवाला के साथ धनराज बागले, एबीपी न्यूज़, सूरत। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।